हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट क्लास में आपके सामने ये जो चीज़ें थी हमारा हमने सीखा था कि कैसे पेमेंट चैप्टर में हमने ये सीखा था कि कैसे आपका जो है जीएसटी की रिटर्न जब सामने वाला सप्लायर फाइल करेगा GSTR 1, तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो है वो शो हो जाएगा कि हमारा आईटीसी शो हो जाएगा और हमें उसको फिर फाइनल करना पड़ेगा। ये GSTR 2 में शो हो जाएगा। फिर हमें इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि इनमें से कौन से आईटीसी जो हैं वो हम ले सकते हैं। उसके कुछ रूल्स हैं आईटीसी लेने के, वो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। तो वो हम जो है आईटीसी ले सकते हैं, उनको हम यस कर सकते हैं, उनको ओके कर सकते हैं। वो आईटीसी फिर आपके क्या होंगे, आपके क्रेडिट लिस्ट में आ जाएंगे और वो आपके सिमिलरली आप जो है जब रिटर्न भरोगे, जब आप अपनी आउटपुट की रिटर्न भरोगे, आउटपुट सप्लाई की रिटर्न भरोगे, आउटपुट सप्लाई की आप रिटर्न भरोगे, तो उस केस में हमने रिटर्न का नाम लिया था GSTR 1 भरेंगे हम। तो GSTR 1 भरेंगे तो उसकी डेट वगैरह हमने बता दी थी। तो वो रिटर्न भरेंगे तो आपका फिर लाइबिलिटी रजिस्टर बन जाएगा और लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर वो सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है सर। इसके अलावा फिर हमने कहा था कि इन दोनों को हम फाइनल करेंगे और GSTR 3B के अंदर हम इनको फाइनल करेंगे। हमारी लाइबिलिटी में से हम क्रेडिट यूज करेंगे, जो बैलेंस है उसके लिए मैंने आपको एक स्टेटमेंट बना के दी थी। ये स्टेटमेंट थी आपकी, जो बैलेंस था वो हम कैश में पेमेंट करेंगे और उसका कैश लेजर मैंने आपको बनवाया था कि हम कैश लेजर के अंदर कोई ओपनिंग बैलेंस हो सकता है, फिर उसके अंदर डिपॉजिट कराते हैं और उसको यूज करते हैं। ये सारी बातें की थी। अब इस जो लास्ट क्लास में ये सारा हमने थियोरेटिकल काम किया था, इसको हमने ये जो क्लास है ये आपकी रेगुलर क्लास का पार्ट नहीं है। इन सब चीजों को हम आज क्या सीखेंगे, ऑनलाइन करके सीखेंगे, प्रैक्टिकली सीखेंगे। तो जीएसटी की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और जीएसटी की वेबसाइट बच्चों आपको पता ही है कौन सी है, gst.gov.in। gst.gov.in ये वेबसाइट है ओरिजिनल, gst.gov.in। गूगल के थ्रू जा रहे हैं तो हम जो है वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं आ रही। तो आप अगर आपको इस वेबसाइट पे आना है तो डायरेक्टली आप ऊपर जो हमारा एड्रेस बार होता है उसके अंदर आप पेस्ट करोगे तो फिर आपकी वेबसाइट आएगी gst.gov.in। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, लॉगिन कर लेते हैं। तो मेरा एक क्लाइंट है, उसका मैंने यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया है। अब बस मैं कैप्चा एंटर कर देता हूं 489875। तो इससे मैं लॉगिन कर लेता हूं। ये आपका जो है लॉगिन हो चुका है और आप देखेंगे तो गुप्ता ट्रेडर्स क्लाइंट का नाम है। आप, मैं इसको हाइड कर देता हूं, कहीं आप लोग जो है कोई ना कोई उसका रिश्तेदार हो या कुछ हो तो आप कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये आ गया आपका डैशबोर्ड का मतलब होता है ये आपका मेन होम एरिया हो गया, जैसे फेसबुक पे होम पेज पे आ जाते हैं उस तरीके से। अब जो है बच्चों हम क्या करेंगे, सर्विसेज में जाएंगे। सारा काम सर्विसेज में होता है। आपका जैसे रजिस्ट्रेशन का हम सीखें तो वैसे मैंने आपको रजिस्ट्रेशन नहीं सिखाना, रजिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर सीखेंगे। तो यहां पर सारी बातें लिखी हुई हैं कि आप कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हो। ये पूरी रजिस्ट्रेशन की चीजें हैं, वो ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं उसके अंदर नहीं लेकर जाऊंगा और वो हम कभी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। जो हमारा टॉपिक है वो है बेटा लेजर्स। तो हम आते हैं लेजर्स के अंदर। लेजर्स यानी कि आपके अकाउंट के लेजर्स। आपको पता ही है, आप अकाउंट्स के तो महारत ही हो, तो आपको पता है लेजर क्या होते हैं। तो हम जो है सबसे पहले बताओ, सबसे पहले कौन सा लेजर आएगा बेटा? तो हमारा सबसे पहले लेजर आएगा जो आप GSTR 1 भरोगे तो लाइबिलिटी रजिस्टर के अंदर
जो है हमारा चीजें आएंगी। तो ये आपका लायबिलिटी रजिस्टर हो गया, इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर। तो रिटर्न रिलेटेड लायबिलिटीज, यानी कि हमारी जो हम रिटर्न भरते हैं, जीएसटीआर 1 भरते हैं, उसकी लायबिलिटीज। तो ये आ गया जी आपका, वो पूछ रहा है आपको कौन से टाइम की लायबिलिटी देखनी है। तो अभी हम फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ है 31 मार्च 2021 उसकी देख लेते हैं। तो 31 मार्च 2021 फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, उसका मार्च का मंथ हमने देख लिया। और इसमें अच्छा डेट भी वो पूछेगा ना कि हमें तो मार्च का ही चाहिए। तो बेटा ये आ गया मार्च के महीने की 2021 की, वो फ्रॉम डेट टू डेट। मैंने मार्च के महीने की कह दी, फ्रॉम मार्च टू मार्च। तो बेटा मार्च के महीने की लायबिलिटी देखो उसकी, मैंने आपको सारी चीजें सिखाई थी। मैंने आपको बताया था कि हम उसको टी शेप में बना रहे हैं, यहां पर उसने टी शेप में नहीं बनाया। और यहां पर आप देखोगे तो उसने इसको एक हॉरिजॉन्टल इसको एक वर्टिकल फॉर्म में बनाया है, एक स्टेटमेंट के फॉर्म में बनाया है। तो अकाउंट को स्टेटमेंट के फॉर्म में बताया। इसने पहले बताया कि 22/4 को आपका 22/4 को इसने शुरुआत की। मार्च के महीने में इसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं रही होगी। तो 22/4 को इसने शुरुआत की, और 22/4 को ये हर ट्रांजैक्शन का एक रेफरेंस नंबर क्रिएट करता है। तो एक रेफरेंस नंबर क्रिएट किया गया है। फिर उसने कहा कि यहां पर ये हेडिंग है लेजर यूज्ड फॉर डिस्चार्जिंग लायबिलिटी, यानी कि लायबिलिटी को खत्म करने के लिए आपने कौन सा लेजर यूज किया। तो जो पहला आपका पार्ट है वहां पर तो अभी लायबिलिटी क्रिएट हुई है, तो यहां पर तो हमने कुछ यूज नहीं किया। तो वो है आपका, अब याद करो लायबिलिटी जब क्रिएट होती थी तो डेबिट करते थे या क्रेडिट। मैं बेटा याद नहीं दिलाऊंगा आपको, आप ये देखो चेक करो। यहां पर हम देखेंगे कि जब आपकी लायबिलिटी क्रिएट होती है, ये लायबिलिटी लेजर आ गया आपका। जब लायबिलिटी पेबल आती थी, पेबल, तो हम उसको डेबिट करते थे। मैंने कहा था अकाउंटिंग में हम करते हैं उसको क्रेडिट, लेकिन ये किसकी बुक्स में अकाउंट है, गवर्नमेंट की बुक्स में। तो हम गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो वो हम उसके डेटर हैं, तो वो डेबिट करेगा। तो वो डेबिट करेगा। जब पेबल क्रिएट होगा तो डेबिट करेगा। डिस्क्रिप्शन में लिखा है अदर देन रिवर्स चार्ज, ये रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं है, दूसरी यानी कि फॉरवर्ड चार्ज की है। अदर देन रिवर्स चार्ज का मतलब फॉरवर्ड चार्ज की लायबिलिटी है। तो फॉरवर्ड चार्ज की जो लायबिलिटी है उसने डेबिट किया है मेरे को, और ये जो है आपका टोटल आ गया इतना। तो साथ साथ वो बैलेंस निकाल देता है। ये ऑटोमेटिक सिस्टम है, हमारे अकाउंट्स में साथ साथ बैलेंस नहीं निकलते, ये हर ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बता देता है। इतना सीजीएसटी, इतना एसजीएसटी। आपको पता ही है सीजीएसटी एसजीएसटी के रेट सेम होते हैं, तो सीजीएसटी एसजीएसटी के रेट आ गए आपके, दोनों सेम है। टोटल आपका इतना आ गया। अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखो, 22/4 को ही कहता है कि रिवर्स चार्ज में कोई अमाउंट नहीं है, बैलेंस आपका सेम आया क्योंकि इसकी रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी नहीं है। अब आगे चलते हैं। 22/4 को ही मैंने जो है इसकी फिर पेमेंट की। वो कहता है कौन सा लेजर यूज किया पे करने के लिए। हमने कौन सा लेजर यूज किया, क्रेडिट लेजर यूज किया। यहां देखें क्रेडिट लेजर लिखा हुआ है, क्रेडिट, तो क्रेडिट लिखा हुआ है, क्रेडिट लेजर यूज किया अदर देन रिवर्स चार्ज। और फिर जब पेमेंट करूंगा तो क्या करूंगा, अकाउंट को क्रेडिट करूंगा। तो ये जो आपका लायबिलिटी रजिस्टर था वो क्रेडिट हो गया, और सेम अमाउंट से मैंने इसकी पेमेंट कर दी, ये आपका हो गया नील। अब लास्ट में देखोगे तो कोई लायबिलिटी नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस जीरो, खत्म बेटे खत्म। अब ये वाला क्लाइंट था, इसके पास क्रेडिट बहुत सारा था, तो इसने सारी जो पेमेंट है वो किससे कर दी, क्रेडिट से कर दी। अगर क्रेडिट ना होता तो पहले इसको क्या करना पड़ता, चालान फिल करके यहां पर हमारे कैश लेजर में ऐड करना पड़ता और फिर पेमेंट करनी पड़ती। तो अब बेटा हम इसको अब हम क्या करते हैं, ये हमारा लायबिलिटी लेजर हो गया। अब हम देखते हैं कोई कैश लेजर, तो हम चलते हैं सर्विसेज पे, फिर से लेजर के ऊपर चलते हैं और हमारा क्रेडिट लेजर देख लेते हैं, क्योंकि क्रेडिट लेजर यूज हुआ है तो हम क्रेडिट लेजर देख लेते हैं। ये बहुत ही अमीर क्लाइंट है, बहुत ही अमीर क्लाइंट है। कल ही मैंने देखा था 15 लाख का आईटीसी पड़ा था और आज 12,45,000 का पड़ा है। इसके जो है आईटीसी बहुत सारा आता है, जो इनपुट्स हैं उसके ऊपर बहुत सारा टैक्स आता है, इतना सारा आईटीसी इकट्ठा हो जाता है। तो ये आईटीसी इसके पास इकट्ठा हुआ है। और हम अगर देखें तो दोबारा देखते हैं एक बार क्रेडिट लेजर। हाँ अब सही आ रहा है। क्रेडिट लेजर जो है
15 लाख, कोई वो गलत जो है लिंक ओपन हो गया था, मे बी वेबसाइट का इश्यू था, मैं भी कहूं कि यार एक दिन में ऐसा कम कैसे हो गया इसका लेजर बैलेंस। तो अब देखते हैं हम क्रेडिट लेजर के अंदर 15,38,000 का इसका क्रेडिट पड़ा है आज 25/6 को, आज डेट नोट कर लो 25/6, 15,38,000 का उसका क्रेडिट बैलेंस पड़ा है। आप मुझसे पूछते थे कि सर आईटीसी जो है इतना इतना पेंडिंग हो सकता है, आपके सामने है लाइव, इतना आईटीसी भी पेंडिंग हो सकता है। तो अब देखते हैं इसका जो क्रेडिट लेजर देखते हैं। क्रेडिट लेजर बताओ कौन से महीने का देखें? सर उसी महीने का देखते हैं, हमारा मार्च वाला। तो हम मार्च वाला एक बार देखते हैं क्या शो होता है। अप्रैल भी साथ ले लेता हूं मैं, क्योंकि हो सकता है कि मार्च में कोई एंट्री ना हो। तो ये फरवरी का भी साथ दिखा रहा है। हाँ जी, तो आपको सारा अभी तक का मैं दिखाता हूं। इसकी जो है ओपनिंग बैलेंस पहले नहीं था, उसके बाद इसका अगर हम देखें तो ओपनिंग बैलेंस इसका फरवरी के अंदर ओपनिंग बैलेंस कितना था? फरवरी के अंदर हम देखते हैं तो सीजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस था 8 लाख के आसपास, एसजीएसटी का था 4,55,000, आईजीएसटी का ओपनिंग बैलेंस नहीं था। ओपनिंग बैलेंस क्यों नहीं था? क्योंकि इसकी जो है इंटरस्टेट परचेज ही नहीं है। परचेज कौन सी है? इंट्रास्टेट। अब सर आप कहोगे कि सीजीएसटी और एसजीएसटी का अलग अलग क्यों है बैलेंस? मैंने आपको बताया था सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हम यूज कर सकते हैं किसी भी प्रोपोर्शन के अंदर, सीजीएसटी में भी एसजीएसटी में भी। तो हो सकता है गलत प्रोपोर्शन में यूज हुआ होगा, तो इस वजह से सीजीएसटी का अलग क्रेडिट पड़ा है, एसजीएसटी का अलग पड़ा है, याद करो। और दूसरा हम क्या करते थे, पहले आईजीएसटी का यूज होता है, फिर आपका सीजीएसटी का यूज होता है, फिर एसजीएसटी का यूज होता है। तो हो सकता है कि आईजीएसटी का, सुने ध्यान से प्लीज, जिसको ना समझ आए कोई बात नहीं, लेकिन जिसको समझ आ जाए उसको सारा कंसेप्ट समझ आ जाएगा। हम आईजीएसटी का पहले क्रेडिट यूज करते थे। अगर आईजीएसटी का क्रेडिट जो है वो मैं सीजीएसटी में यूज कर लेता हूं, तो सीजीएसटी का क्रेडिट वैसे ही पेंडिंग पड़ा रहेगा, वो यूज ही नहीं हो पाएगा। मैं रिपीट करता हूं, आईजीएसटी का अगर मैं क्रेडिट आईजीएसटी में पहले पे करूंगा, बट आईजीएसटी के अंदर तो कोई लाइबिलिटी नहीं है, फिर मैं उसको सीजीएसटी की लाइबिलिटी में यूज करूंगा। तो अगर वो आईजीएसटी क्रेडिट मैंने सीजीएसटी में यूज कर लिया, तो फिर सीजीएसटी की लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी और सीजीएसटी का क्रेडिट जो होगा वो ऐसे पेंडिंग रह जाएगा। जैसे मैं आपको समझाऊं, तो सपोज करो आपका ये आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी की लाइबिलिटी है, और यहां पर सीजीएसटी, एसजीएसटी, सॉरी पहले आईजीएसटी का क्रेडिट यूज करना होता है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, ठीक है। तो मान लो पहले आईजीएसटी की लाइबिलिटी इसकी है नहीं, 0, आईजीएसटी का क्रेडिट पड़ा है 1 लाख, ठीक है, और इन दोनों की मान लेते हैं बराबर बराबर जो है वो लाइबिलिटी है, ठीक है। अब 1 लाख मैंने क्रेडिट इसमें यूज कर लिया सारा का सारा, ठीक है। तो अब सीजीएसटी की लाइबिलिटी क्या हो गई? 0, और सीजीएसटी का जो मेरा क्रेडिट पड़ा था मान लेते हैं, और ऐसे ही एसजीएसटी का क्रेडिट पड़ा था। अब सीजीएसटी का क्रेडिट तो कहीं यूज ही नहीं हो पाएगा क्योंकि सीजीएसटी की लाइबिलिटी 0 हो चुकी है। एसजीएसटी का क्रेडिट हम यहां यूज कर लेंगे, तो इसका मतलब ये हो गया लाइबिलिटी तो मेरी 0 हो गई, लेकिन आपका ये भी यूज हो गया, ये भी यूज हो गया, लेकिन ये क्या रह गया? अनयूज्ड। तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो है वो सीजीएसटी का क्रेडिट पड़ा हो और एसजीएसटी का क्रेडिट कम पड़ा हो, ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो ये है सर आपका। अब हम चलते हैं कोई नेक्स्ट डेट देखते हैं। 19/3 को आईटीसी अक्रूड थ्रू इनपुट्स, यानी कि इनपुट से आईटीसी आया, उसको जब आईटीसी आता है तो क्रेडिट करेंगे। याद करो मैंने बताया था एसेट वैसे डेबिट होती है, लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट्स में क्रेडिट होती है। तो ये इस तरह से क्रेडिट हो जाएगा और ऐड हो जाएगा। तो सिमिलरली बाकी भी एंट्रीज होंगी, मैं इतना टाइम आपका नहीं लूंगा क्योंकि हमें बेसिक चीज करनी थी, बाकी और कंसेप्ट हमें बहुत सारे सीखने हैं। तो इसके अलावा फिर हम चलते हैं, हमारा एक लास्ट लेजर कैश लेजर और देख लेते हैं। कैश लेजर में बैलेंस इसका 0 होगा मानता हूं, क्योंकि ये बंदा जो है वो कैश लेजर के थ्रू पेमेंट नहीं करता। इसके आईटीसी आप देखते हो कितने सारे पड़े हैं, 15 लाख रुपए के, इसको कैश लेजर की क्या जरूरत है?
तो फिर भी मैं देखता हूं कि पास्ट में इसने कभी कुछ एंटर कर रहा है क्या। वैसे मेरे को ध्यान है कि इसने कभी कोई पास्ट में कैश में पेमेंट ही नहीं की होगी। तो अगर मैं पिछले 1 साल में भी देखूं, मैं मान लेते हैं दिसंबर से देखता हूं आज तक, तो कुछ कैश में कुछ नहीं मिलेगा। नो डाटा अवेलेबल, कोई कैश लेजर है ही नहीं। 1 रुपया भी जो है वो इसने कभी कैश में एंट्री नहीं किया। मैं आपको पहले ही बता रहा था सारी पेमेंट ये किस में करता है, सारी पेमेंट ये किस में करता है, कैश के अंदर सॉरी क्रेडिट से करता है। अब आपको सेकंड जो कंसेप्ट मैंने सिखाना है, रिटर्न्स। रिटर्न्स बेटा हम यहीं से भरते हैं। रिटर्न्स का अगर आप डैशबोर्ड देखें तो ये रिटर्न्स देखी जा सकती हैं इस साल की, इस क्वार्टर की, जून महीने की अगर हम देखें तो अभी तक कोई रिटर्न अवेलेबल नहीं है। पहले की देख लेते हैं, पिछले साल की अवेलेबल होंगी। तो पिछले साल की अगर हम देखते हैं तो अभी तक भी नहीं है, क्योंकि ड्यू डेट एक्सटेंड हो चुकी है, वो ये बोल रहा है। हाँ जी, ये देखो, ये रिटर्न अवेलेबल है आपकी दिसंबर की रिटर्न अवेलेबल है पिछले साल की। तो वो डाटा अवेलेबल है। ये बता रहा है कि आउटवर्ड सप्लाईज मैंने कहा था GSTR1, ये रही GSTR1, ठीक है। फिर आपकी ये 2A 2B, ये क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे। 2A 2B क्या होता है ये हम बाद में सीखेंगे। हमने सिर्फ ये देख लिया 2A 2B क्या होता है, हम वो बाद में सीखेंगे। हाँ जी बेटा, 2A 2B क्या होता है हमने बाद में सीखेंगे। अभी मैंने सिर्फ आपको क्या सिखाया कि GSTR2 होती है जिसमें हमारे इनपुट शो होते हैं। मानते हो, यही लिखा होगा इसमें, ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली। क्या लिखा हुआ है? ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स फॉर व्यू ओनली। इसका मतलब क्या हो गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ व्यू कर सकते हो आप, इसमें सिर्फ व्यू कर सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था GSTR1 आपकी कहां से आ जाएगी, सप्लायर ने GSTR1 भरी होगी तो आपके इनपुट्स अपने आप आ जाएंगे। ये वही स्टेटमेंट है जिसमें इनपुट्स अपने आप आ जाते हैं। फिर आपकी ITC स्टेटमेंट होगी 2B। ITC स्टेटमेंट ये हम रिटर्न के चैप्टर में देखेंगे। इसमें आपने ITC जो है वो सिलेक्ट कर लिए, और आपकी फिर जो एक फाइनल रिटर्न होती है 3B हो गई, जिसके अंदर आप आउटपुट लायबिलिटी में से पेमेंट करके दिखाते हैं, ठीक है। अभी मैं 2A और 2B में कोई डिफरेंस नहीं बता रहा, मैंने सिंपल सा बताया कि 2 के अंदर हम क्या देखते हैं, हमारा जो जो इनपुट्स हैं वो देखते हैं, और फिर 3B में हम फाइनल एडजस्टमेंट करते हैं। अभी मैंने ये समझाया, और आपको भी इतना ही समझना है, बाकी रिटर्न के चैप्टर में समझेंगे। तो ये है सर आपका। अब इसमें से कुछ देखें तो हम अगर इधर देख पाएंगे तो बेटा ये रिटर्न सिर्फ इतनी सी है। इसने यहां पर इनवॉइस हम अपलोड करते हैं। देखो इसमें लिखा हुआ है इनवॉइस B2B। ये देखो आपको दिख रहा होगा यहां पर B2B। B का मतलब होता है बिजनेस टू बिजनेस। जो इसने बिजनेस टू बिजनेस सेल की है, बिजनेस टू बिजनेस सेल की होगी तो सामने वाला बिजनेस जो है वो ITC बुक करा सकता है। तो ये B2B जो है वो सेल है। उस केस में देखो आप, वैल्यू कितनी, इसने 4 लाख रुपए की सप्लाई की, टैक्सेबल वैल्यू थी 3,69,000। ये टैक्सेबल वैल्यू हमने सेक्शन 15 से निकाली होगी, और टैक्स लायबिलिटी कितनी है वो आप देख सकते हो। सिमिलरली आपके ये बाकी सारे यहीं पर हम इनवॉइस अपलोड करते हैं, तो इसकी सिर्फ इतनी ही जो है वो आउटपुट लायबिलिटी है, बाकी नहीं है। ये कुछ डेबिट नोट्स क्रेडिट नोट्स हैं, मैंने आपको डेबिट नोट भी सिखाया था। ये अगर आपको याद नहीं आ रहा तो वैल्यूएशन का चैप्टर याद करो, उसमें मैंने इंटरेस्ट का और डिस्काउंट का डेबिट क्रेडिट नोट सिखाया था कि कैसे बनाते हैं, तो वो आपके यहां पर आते हैं, ठीक है सर। तो यहां पर ही अपलोड किए जाते हैं ये सारे के सारे। B2C बिजनेस टू कंज्यूमर 7th पॉइंट में हम अपलोड करते हैं जो इनके इनवॉइस होते हैं। मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर इनवॉइस ज्यादा हो तो हम एक्सेल फाइल अपलोड कर सकते हैं। इसने बोला हुआ है कि हम इंपोर्ट EWB डाटा, यानी कि कोई एक्सेल फाइल आप बना के सारे इनवॉइसेस वहां पर डाल के आप अपलोड कर सकते हो। आपको एक एक इनवॉइस जो है इस पोर्टल पे अपलोड करने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया सर आपका GSTR1। सिमिलरली जो है हमारी और GSTR भी होती है, रिटर्न्स होती हैं। तो मैं देख लेता हूं इसकी कोई और रिटर्न अवेलेबल है तो। एक्चुअली क्लाइंट्स इतने होते हैं तो मुझे ध्यान नहीं रहता कि, और सारे आर्टिकल्स ही भर देते हैं रिटर्न। तो एक बार देख लेते हैं और कौन सी रिटर्न है। क्या GSTR2A ये अवेलेबल है तो हम देख सकते हैं।
चलो ये जो रिटर्न्स हैं उनको हम देखेंगे रिटर्न चैप्टर में। कुल मिला के आपको दिखा दिया कि हाँ इस तरह से रिटर्न भरी जाती है, इस तरह से आपकी स्टेटमेंट जो है व्यू होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट, आपका जो है वो रिटर्न्स के बाद और क्या चीज हैं इसके अंदर। एक बार फाइल रिटर्न्स देख लेते हैं, कौन सी फाइल रिटर्न्स हैं अगर अवेलेबल होती हैं तो। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूं कि मुझे ध्यान नहीं है कि इस क्लाइंट की एक्चुअली क्या है कि यूजर आईडी पासवर्ड बहुत सारे हैं और वो ऑफिस में पड़े हैं, और यूजर आईडी इतनी अजीब अजीब सी है। इसकी यूजर आईडी थी गुप्ता जी ट्रेडर्स पता नहीं क्या थी अंडरस्कोर करके, तो ये तो मैं एक यूजर आईडी कॉपी कराया था और मैंने आपको दिखा दिया। बाकी यूजर आईडी मेरे को ध्यान भी नहीं है, इवन जो हमारी फर्म की यूजर आईडी और पासवर्ड है वो भी ध्यान नहीं है। एक्सेल में डाटा मेंटेन किया जाता है, बच्चे अपने आप जो है लॉगिन कर लेते हैं और सारी चीजें एडवाइस लेकर फिल कर देते हैं। तो अब ये फाइनेंशियल ईयर में देखता हूं कोई रिटर्न मिलती है तो हमें। देखिए बेटा, मैंने जैसे आपको बताया था कि आपका 3B के अंदर हम सारे आउटपुट और इनपुट की समरी होती है। 3.1 में लिखा हुआ है कि हम आउटपुट कितनी कितनी हुई, फिर आईटीसी कितना अवेलेबल था ये आ गया, और पेमेंट ऑफ टैक्स हमने सारा का सारा क्रेडिट के थ्रू कर दिया, क्रेडिट के थ्रू पेमेंट कर दी, कैश में कुछ पेमेंट नहीं की। तो ये आपकी होती है जीएसटीआर 3B, ये आपकी होती है जीएसटीआर 3B। इस तरह से आती है रिटर्न। ये आपकी इसमें सारा लिखा हुआ है, आउटपुट सप्लाई कितनी है आपकी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी, सेंट्रल टैक्स कितना है, स्टेट टैक्स कितना है, 41,886 है। आई होप आपको शो हो रहा होगा। ये देखें, ये आउटवर्ड सप्लाई हो गया। अदर देन जीरो रेटेड नील, जीरो रेटेड तो इस पे तो टैक्स लगेगा नहीं ना। फिर आपकी जीरो रेटेड वगैरह भी, और इसकी ये नील रेटेड या एग्जम्प्टेड सप्लाई भी है 2445, और इसके ऊपर कोई भी टैक्स चार्ज नहीं किया होगा तो इसके ऊपर 00 टैक्स है, तो इससे मेरी कोई भी आउटपुट लायबिलिटी नहीं आती। सर बेटा जो भी हमने कंसेप्ट पढ़े उसका इतना अच्छा जो है एक्सप्लेनेशन है इसके अंदर, मैं क्या बताऊं। मैं आपको सारा दिन दिखाता रहूंगा ना, फिर भी आप जो है फिर भी खत्म नहीं होगा। ये सारी चीजें आर्टिकलशिप में सीखते हैं, बट मैं चाहता था कि आधा एक घंटा लगा के या 15 मिनट में, वैसे तो मैं चाहता था 15 मिनट में सिखा दूं, बट ठीक है थोड़ा सा टाइम लग गया, आधा घंटा, आपको सारी चीजें यहां समझ आ जाएंगी। तो ये आपका जो टैक्स मैंने यूज किया, आईटीसी जो मैंने यूज किया, ये देखो ये आईटीसी मैंने यूज किया, आईजीएसटी का भी है, सीजीएसटी का है, एसजीएसटी का है। जो हमने जो आपका क्रेडिट रजिस्टर देखा था उसमें आईटीसी आईजीएसटी नहीं था, क्योंकि पिछले महीने में उसने इंटरस्टेट परचेज नहीं की होगी। लेकिन ये दिसंबर का है पिछले साल का, उस टाइम इंटरस्टेट परचेज होगी, तभी यहां पर आईजीएसटी अवेलेबल है आईटीसी के अंदर। तो वही हमने आईटीसी जो अवेलेबल था वो हमने यूज कर लिया, और कोई इसकी इंटरेस्ट या लेट फी पेमेंट नहीं है, टाइम पे हमने पेमेंट की है। और ये जो लायबिलिटी है हमने आईटीसी यूज करते हुए सारी पे कर दी है। ये नीचे नेम सिग्नेचर वगैरह आ जाता है और पार्टनर का जो भी है, और ये आपका हो गया जीएसटीआर 3B। इसमें जीएसटीएन नंबर आ गया इसका, ये जीएसटीएन नंबर आप देख सकते हो, उसका नाम आ गया, और ये एआरएन वगैरह क्या होता है हम बाद में सीखेंगे। तो ये है जी आपका कंप्लीट रिटर्न का एनालिसिस। अब बेटा हम एक चीज और देख लेते हैं। रिटर्न आपका हो गया, हमने लेजर्स देख लिए, रिटर्न देख ली हमने, और लेजर देख लिए। अब हमें देखना है पेमेंट। पेमेंट बेटा चलान की बात करनी है। चलान की बात यानी कि चलान का मतलब क्या है, चलान का मतलब है कि मैंने आपको कहा था कि आपको कैश लेजर में कुछ डालना है, पैसे डालने हैं, तो आपको चलान क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम यहां पर क्रिएट चलान करके हम कर सकते हैं।
तो कैश लेजर में पेमेंट डालने के लिए आप ये क्रिएट चालान पे जा सकते हैं और आप चालान क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बेटा मंथली पेमेंट, आप मंथली पेमेंट भी कर सकते हो, आप हर महीने पेमेंट करते होगे क्वार्टरली रिटर्न के लिए। हम बताएंगे आपको कि किस केस में क्वार्टरली रिटर्न भर सकते हैं, किस केस में मंथली रिटर्न भरनी पड़ती है जीएसटी की, वो हम बाद में रिटर्न के चैप्टर में देखेंगे। बट हम यहां मेन बात करते हैं कि आपको पेमेंट अगर करनी है, आप एनी अदर पेमेंट में भी यहां पर क्लिक करके और आप प्रोसीड कर सकते हो, यहां पर क्लिक करके भी प्रोसीड कर सकते हो, कोई आपको डिफरेंस नहीं है अभी के लिए, क्योंकि दोनों से ही पैसा कैश लेजर में ही जाता है, चाहे आप दोनों में से किसी में कर लो। तो मैं यहां क्लिक करके कर देता हूं, ये आपका आ गया, ठीक है। तो उधर से भी कर सकते थे, फिर आपको सिलेक्ट करना पड़ता, थोड़ा हमारा टाइम लगता। उधर से भी कर सकते थे कि आप किस पीरियड के लिए टैक्स जो है जमा करा रहे हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, कैश लेजर में ही पैसा जाना है। तो बेटा जो समझाना था, अब आपको लग रहा होगा कि ये चीजें मेरे सिलेबस में नहीं है। बेटा ये चीजें मेरे सिलेबस में है। जो अभी तक मैंने आपको रिटर्न्स दिखाया वो तो मैंने आपको ऑलरेडी कल समझा दिया था सम के अंदर, लेकिन जो अब ये चीजें दिखाऊंगा ये मैंने आपको सम के अंदर अभी नहीं समझाया है। इसको मैं आपको अभी समझाऊंगा कि किस तरह से ये सब चीजें क्रिएट होती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या चीजें क्रिएट होती हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, कि आपको जो है वो टैक्स कौन सा जमा कराना है। कल मैंने, बेटा मेरा गला खराब हो गया, कल इतने बढ़िया तरीके से आपको बताया था कि हम जो है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी, देखो आईजीएस सीजीएसटी लिखा हुआ है, आईजीएसटी लिखा हुआ है, फिर लिखा हुआ है एसजीएसटी, हरियाणा एसजीएसटी, क्योंकि ये मेरा बंदा जो मेरा डीलर है वो कहां का है, हरियाणा का है, तो हरियाणा एसजीएसटी। फिर लिखा हुआ है सेस। ये सेस क्या होता है, ये होता है कंपनसेशन सेस। कंपनसेशन सेस हमारे सिलेबस में नहीं है, मैंने आपको बताया था। कंपनसेशन सेस जो है वो स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए बनाया गया था और उसकी पेमेंट हमें नहीं करनी है, ठीक है सर। तो अब जो है वो क्या है कि मुझे मान लेते हैं कि इस महीने टैक्स की पेमेंट करनी है, तो मैं क्या करूंगा, यहां पर अमाउंट फीड कर दूंगा। मैं सीजीएसटी के अंदर, इसकी आउटपुट लायबिलिटी में क्या था, सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो मैं सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंदर ही अमाउंट ऐड करूंगा ना। याद करो, कल ध्यान से याद करो, मेरा जो रजिस्टर याद करो प्लीज। अब बेटा बहुत ही ये जो कंसेप्ट चल रहा है, ये इतना बढ़िया कंसेप्ट चल रहा है ना, आपको सारी जो थ्योरी है वो प्रैक्टिकल से लिंक करके बता रहा हूं। कैश लेजर चेक करो, कैश लेजर में मैंने कहा था आपको तीनों कॉलम होंगे। अब तीनों कॉलम है, यहां पर सीजीएसटी का है, एसजीएसटी का है, आईजीएसटी का है, और मैंने आपको कैश लेजर ओपन करके भी दिखाया था। याद करो, कैश लेजर ओपन करके दिखाया था, वहां पर ऊपर वर्टिकल कॉलम बनाए हुए थे, वहां पर वर्टिकल कॉलम बनाए हुए थे, सीजीएसटी का था, एसजीएसटी का था और आपका आईजीएसटी का भी था। तो वहां पर अमाउंट्स थी, आप ध्यान करो प्लीज, और नहीं ध्यान आ रहा तो पीछे वीडियो को पीछे ले जाकर देखें। और अब यहां पर देखते हैं सीजीएसटी के अंदर मैं टैक्स फिल करता हूं, मान लो मैं ज्यादा रुपए नहीं 100 रुपए फिल करता हूं, 100 रुपए, तो 100 रुपए मुझे सीजीएसटी पे करना है और 100 रुपए मैंने आईजीएसटी पे करना है, तो मैंने यहां डाल दिया। इंटरेस्ट भी डाल सकते हो, इंटरेस्ट डालोगे तो देखो, मान लो मैं इधर 15 रुपए इंटरेस्ट डाल के दिखाता हूं, ये 15 रुपए डाल दिया तो टोटल हो गया 115, नीचे टोटल हो गया 215, तो ये टोटल हो गया आपका। लेकिन मुझे इंटरेस्ट पे ही नहीं करना, मैं क्यों डालूं। पेनल्टी अगर आपको पे करनी हो, सेल्फ कैलकुलेट करके आप पेनल्टी डाल सकते हो। हम ये आगे पढ़ेंगे। जो इंटरेस्ट की पेमेंट होती है वो होती है लेट, अगर आप पेमेंट करते हो। इसी चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा, पेमेंट का चैप्टर हमारा चल रहा है, उसी में पढ़ाऊंगा कि अगर आप लेट पेमेंट करते हो, आपके जो टैक्स की, आपने टैक्स कलेक्ट किया, जनता से टैक्स कलेक्ट किया, अब गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे हो, जनता से टैक्स कलेक्ट किया, गवर्नमेंट को दे ही नहीं रहे हो, तो आप अगर जनता का पैसा जो है वो अपने पास दबा के बैठ गए हो और आप गवर्नमेंट को नहीं दे रहे हो, तो आपको फिर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 18% इंटरेस्ट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। आप सेल्फ कैलकुलेट करके आप इंटरेस्ट पे करो। आपके मन में आ रहा होगा सर सेल्फ कैलकुलेट करके क्यों करूं। बेटा अगर आप अभी नहीं पे करोगे तो बाद में आपको नोटिस आएगा, डिमांड आएगा, तो वो मेरी ख्याल अगर 3 साल बाद आया नोटिस तो 3 साल का इंटरेस्ट लेंगे। अभी तो अगर मान लो आपको 1 महीना लेट हुआ है, 2 महीना लेट हुआ है, तो अभी अपनी मर्जी से भर दो। सिमिलरली पेनल्टी होती है, आप अपनी मर्जी से भर दो, या कोई फीस होती है, लेट फीस, रिटर्न फाइल करने की लेट फीस होती है अगर रिटर्न आप लेट फाइल करते हो, तो वो हम रिटर्न के चैप्टर में देखेंगे। पेनल्टीज आपके सिलेबस में है नहीं,
क्योंकि वो सीए फाइनल में आती है। तो मेनली आपका इंटरेस्ट है सिलेबस में, हम इसी चैप्टर में देखेंगे, और फीस भी आपके सिलेबस में है, वो हम रिटर्न के चैप्टर में देखेंगे। तो वो अगर पे करनी हो आप तो इस तरह से पे कर सकते हो, और आप आईजीएसटी सेस और ये सब चीजें जो है वो पे कर सकते हो। और फिर आप ये यहाँ पर 200 रुपये आ गया। अब आपके पास जो है वो कैसे मर्जी पेमेंट कर सकते हो। अब 3 तरीके हैं पेमेंट के। कल मैं आपको सेक्शन पढ़ा रहा था, इतना हमारा टाइम क्लोज हो गया था, तो वहां पर लिखा हुआ था कि आप एनईएफटी आरटीजीएस भी करा सकते हो, आप ई पेमेंट भी कर सकते हो नेट बैंकिंग से, ओवर द काउंटर भी कर सकते हो। तो ई पेमेंट एक बार जाकर देखते हैं ई पेमेंट में क्या है। तो मैं जनरेट चलान करता हूं, ये चलान जो है जनरेट हो चुका है। प्लीज ध्यान से देखेंगे, जैसे ही चलान जनरेट होता है, पहले तो दोबारा रिवाइज कराता हूं मैं आपको। एक तो कंसेप्ट समझाया मैंने लेजर्स का, पहले तो लेजर्स का कंसेप्ट समझाया, वो पीछे छोड़ दो। अब नया कंसेप्ट क्या समझा रहा हूं, पहले आपको लेजर्स का कंसेप्ट समझाया, उसको पीछे छोड़ दो। अब समझा रहा हूं कि कल जैसे मैंने यहां लिखा था कि पीएमटी 06 चलान के थ्रू मैंने जो है वो क्या करना है, कैश के अंदर पेमेंट करनी है, कैश लेजर में पैसा ऐड करना है। कल मैंने कैश लेजर में 19 लाख, 19 लाख और 24 लाख ऐड किए थे, तो वो इसी चलान के थ्रू ऐड करूंगा। इसी चलान के थ्रू मैंने वहां चलान ऐड किया, कैश ऐड चलान करके, और वहां पर सारी डिटेल्स डाली, कौन कौन सा अमाउंट मैंने पे करना है। फिर ई पेमेंट पर सिलेक्ट किया। मैं सारे ऑप्शंस करके दिखा दूंगा एक एक करके, क्योंकि मेरे सिलेबस में है तो सारे ऑप्शंस करके दिखा दूंगा, लेकिन थ्योरेटिकल सिलेबस में है। प्रैक्टिकल जो है वो इस क्लास में हम यहां पर देख रहे हैं। तो थ्योरेटिकल सिलेबस में जो भी है वो हम थ्योरी में सीखेंगे, या प्रैक्टिकल जो है वो हम यहां दिखा रहे हैं। तो मैंने कहा आपको कि हम क्या करेंगे, इस तरह से चलान क्रिएट करेंगे। तो चलान क्रिएट किया आपने, सीपी वहां पर ई पेमेंट सिलेक्ट की। जैसे ही आप चलान क्रिएट करते हो, जैसे ही आप चलान क्रिएट करते हो, वैसे ही एक सीपिन नंबर, सीपिन क्या होता है, सीपिन थ्योरेटिकल क्या होता है कि सीपिन जो है एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है, जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो ये चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हम जो है वो अभी थ्योरी में भी सीखेंगे क्या होता है, बट यहां पर जो है हम ये सीख रहे हैं कि एक नंबर जो है वो क्रिएट हो जाता है जैसे ही आप चलान क्रिएट करते हो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 कितने हो गए, 3 5 5 और 3 8 10 14 लेटर्स। तो बेटा रट लो, मेरे सिलेबस में है, एमसीक्यू आ सकता है, 14 लेटर्स का होता है, ये 14 नंबर्स होते हैं, ठीक है। और बेटा ये छोटी छोटी चीजें हैं आपकी, ये हमारे सिलेबस में है। तो ई पेमेंट पे मैंने सेलेक्ट किया था, पेमेंट के आपको तरीके भी बता दिए कितने हैं, ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, और आपका था आरटीजीएस एनईएफटी। ये अगर आप प्रैक्टिकल देख लोगे तो थ्योरेटिकल आपको याद करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, कसम से। और ये सारी चीजें जो है एमसीक्यू बन के आ सकती हैं कि पेमेंट के कौन कौन से तरीके हैं, ठीक है। अब लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ टैक्स पेयर, कौन टैक्स पे कर रहा है उसका जीएसटी नंबर लिखा हुआ है मेरे क्लाइंट का, उसका ईमेल एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर है, उसका एड्रेस है, नेम आ गया उसका गुप्ता ट्रेडर्स, गुप्ता जी गुप्ता जी गुप्ता जी। रीजन फॉर चलान की जो पेमेंट क्या है, मैंने कोई पेमेंट करनी है, ये आ गया आपका, ये क्रिएट हो गया। मैंने 100 रुपीज भरा था, वो आपका क्रिएट हो गया। और ये आपका जो है वो मेड मोड ऑफ पेमेंट, अब मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा। डाउनलोड करना चाहूं तो मैं कर सकता हूं, ये चलान मेरा डाउनलोड हो चुका है, आप देख सकते हो, ये चलान आपका डाउनलोड हो चुका है। सेम वही चीजें लिखी आ गई हैं यहां पर, चलान आपका डाउनलोड हो चुका है। ये चलान मैं बैंक में ले जाकर भी पे कर सकता हूं, ठीक है। अब अगर ऑनलाइन पे करना हो तो उसका ऑप्शन देखते हैं। तो ये पहले बैंक सेलेक्ट कर सकते हो, प्रेफर्ड बैंक एचडीएफसी बैंक, और इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कहता हूं मेक पेमेंट, तो एचडीएफसी बैंक का जो है वो पोर्टल खुल जाएगा। नेट बैंकिंग जो यूज करता है उसके लिए ये एचडीएफसी बैंक का पोर्टल खुल जाएगा। और फिर अगर मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट करता हूं तो वहीं पर वो पेमेंट कैश लेजर में पेमेंट क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। कहां ऐड हो जाएगी, कैश लेजर में पेमेंट ऐड हो जाएगी।
ठीक है सर, तो मैं एक बार बैक करता हूं और बैक करके ये फिर से वही चालान आ गया और अब वो ऑप्शन चला गया पेमेंट करने का, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन मैंने क्या कर दी है, फेल कर दी है। तो हम एक बार फिर से जाते हैं पेमेंट के ऊपर और फिर से कोई और चालान क्रिएट करते हैं। अब की बार जो हम चालान क्रिएट करते हैं वो चालान क्रिएट करते हैं किस चीज का, अगर मैं पेमेंट करता तो मेरे क्लाइंट के पास मैसेज चला जाएगा और थोड़ा सा वो फिर पूछेगा कि और मेरे 200 रुपये रिकवर नहीं होंगे, तो इसलिए मैंने पेमेंट नहीं की। तो आप इतनी बात तो मेरी मान सकते हो कि 200 रुपये में पेमेंट करूंगा तो 10-15 मिनट के अंदर वो कैश लेजर में आ जाएगा। तो अब ये जो है हम एक बार फिर से इधर CGST में लिखता हूं 100, ठीक है। और यहां पर अगर मैं ई पेमेंट जो है ई पेमेंट की जगह अब की बार मैं अगर मैं करता हूं ओवर द काउंटर, तब क्या होगा, तो ओवर द काउंटर पूछेगा। ओवर द काउंटर का मतलब होता है कि आप बैंक में जाना चाहते हो, तो बैंक में जाना चाहते हो तो इसका मतलब क्या हो गया कि आप जो है वहां पर बैंक में जाकर काउंटर पे लाइन में लगोगे। ओवर द काउंटर का मतलब काउंटर पे आप लाइन में लगोगे, बैंक की मैडम बैठी होगी, ऐसे ऐसे चलाएगी वो बैंक अपना और आपसे पैसे ले लेगी। तो उस केस में आप जो है एक्सिस बैंक में जाना चाहता हूं मैं, तो एक्सिस बैंक में वो पूछता है कि आप क्या लेकर जाओगे, कैश लेकर जाओगे, चेक लेकर जाओगे या डीडी लेकर जाओगे, ठीक है। तो इस केस में अगर आप देख सकते हो तो पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, पेमेंट का ऑप्शन नहीं आ रहा, क्योंकि इस केस में जो है वो आप सिर्फ जनरेट चालान ही कर सकते हो। ये चालान आपको बैंक में लेकर जाना पड़ेगा और फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। तो हम जनरेट चालान करते हैं, तो आपका ये चालान जनरेट हो चुका है और इसके अंदर 101 रुपए की पेमेंट है CGST के अंदर। एक्सिस बैंक का नाम है, मैं चेक लेकर जाऊंगा और ये आपको साथ में ये चालान आपको लेकर जाना पड़ेगा, ये आपको चालान लेकर जाना पड़ेगा। ये एक्सिस बैंक वाली मैडम को आपको ये चालान दिखाना पड़ेगा, PMT 06 चालान। जो कंसेप्ट हमने सीखा था थ्योरी के अंदर, वही यहां लिखा हुआ है, PMT 06 चालान। और फिर लिखा हुआ है आपका CP नंबर, ये आपको बता दिया 14 डिजिट नंबर होता है जब भी आप चालान क्रिएट करते हो। फिर लिखा हुआ है एक्सपायरी डेट, चालान जनरेट किया 25/6 को, आज 25/6 है, आज चालान क्रिएट किया, 10/7 तक इसकी एक्सपायरी है। प्लीज काउंट करके दिखाओ कितने दिन, 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 30, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो पूरे के पूरे 15 दिन उन्होंने दिए हैं। आज के दिन को काउंट नहीं किया, पूरे कितने दिन दिए हैं, 15 दिन दिए हैं। तो पूरे 15 दिन दिए हैं किस चीज के लिए, चालान वैलिड होने तक। तो 15 दिन तक ये जो है चालान मैं अपने हाथ में लेकर घूम सकता हूं। मैं जाऊंगा बैंक में और जमा कराऊंगा पैसे, तो 15 दिन तक मैं अपने हाथ में लेकर घूमूंगा और फिर जाकर उसको जो है वो जमा करवा सकता हूं बैंक के अंदर। अब बात इतनी है सर कि ये आपका जो है मोबाइल नंबर, ये सब चीजें लिखी हुई है, रीजन फॉर चालान वगैरह लिखा हुआ है। और अगर हम देखते हैं, हाँ अब एक चीज और सिखानी है आपको, लिखा हुआ है मेजर हेड, माइनर हेड। मेजर हेड अच्छा सोचो, गवर्नमेंट ने जो है वो ये क्यों दिया होगा चालान को 15 दिन की वैलिडिटी। क्या होता है कि चालान, इतना समझदार नहीं होता क्लाइंट, वो पहले ऑफिस में CA के पास आता है और CA को कहता है कि सर चालान क्रिएट कर दो, तो हम जो है वो चालान क्रिएट कर देते हैं। फिर चालान क्रिएट करने के बाद जो अपना क्या कहते हैं, जो अपना क्लाइंट है हमारा, वो कहता है कि सर अब मेरे को टाइम लग जाएगा, संडे आ जाता है, सैटरडे आ जाता है, बहुत पंगे होते हैं, छुट्टियां आ जाती हैं, बैंक की स्ट्राइक आ जाती है, इंडिया में रहते हैं। तो इस केस में गवर्नमेंट ने सोच समझकर 15 दिन दे दिए। अब अगर बात करते हैं, नेक्स्ट जो मेरा कंसेप्ट है वो ये है, ये लिखा हुआ है मेजर हेड, माइनर हेड। इसका क्या मतलब है, गवर्नमेंट कहती है आपने पेमेंट करनी है, सुनना ध्यान से, CGST की कर सकते हो, SGST की कर सकते हो, IGST की कर सकते हो और सेस की कर सकते हो। 4 चीजों की कर सकते हो, CGST, SGST, IGST और सेस, 4 चीजों की। 4 कौन है मेजर हेड, ये 4 कौन है मेजर हेड, तो इन चारों की पेमेंट कर सकते हो। ध्यान से देखना, इन चारों में से 3 पैसा, CGST, IGST और सेस का पैसा कहां पर जाएगा, इन तीनों का पैसा जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अकाउंट में, और SGST का पैसा जाएगा सिर्फ
हरियाणा के अकाउंट में। बात समझ आती है आपको? अब बात करते हैं माइनर हेड क्या है। ये माइनर हेड क्या है? तो सीजीएसटी के अंदर आप टैक्स भी पे कर सकते हो, इंटरेस्ट भी, पेनल्टी भी, फी भी, अदर भी। टैक्स का मतलब सीजीएसटी का जो टैक्स है 101 रुपए, वो सीजीएसटी का अगर आपने टैक्स टाइम पे नहीं पे किया तो आपको इंटरेस्ट लगेगा। सीजीएसटी का टैक्स टाइम पे नहीं पे किया तो पेनल्टी लग सकती है। रिटर्न टाइम पे जो है नहीं फाइल की तो फीस लग सकती है। अदर्स क्या होता है कि कई बार आपने अपनी मर्जी से नहीं किया तो डिमांड नोटिस आता है, फिर आपको जो है पेनल्टी, फाइन, जेल सब कुछ होता है। तो उस केस में यहाँ अदर्स में आ गया कि ऑफिसर कोई भी डिमांड रेज कर सकता है। तो ये आ गया आपका। फिर सिमिलरली आईजीएसटी के अंदर टैक्स हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, पेनल्टी हो सकती है, फी हो सकता है, अदर हो सकता है। तो रिवाइज कराओ, माइनर हेड कितने हैं? 5, टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फी, अदर्स। और मेजर हेड कितने हैं? 4, सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस और एसजीएसटी। सीजीएसटी, एसजीएसटी, सेस और आईजीएसटी, 4। तो 4 मेजर हेड और चारों के अंदर 5 माइनर हेड। तो कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 20। ये आप सीख चुके हो अपना फाउंडेशन के अंदर। कॉम्बिनेशन कितने हो जाएंगे? 20। यानी कि सीजीएसटी का टैक्स, सीजीएसटी का इंटरेस्ट, सीजीएसटी का पेनल्टी, इस टाइप से। तो इसके बाद 3 मोड ऑफ पेमेंट है। ई पेमेंट, ओवर द काउंटर, एनईएफटी, आरटीजीएस। ओवर द काउंटर सिलेक्ट किया था एक्सिस बैंक, चेक, तो मेरे को वहां जाकर ये भरना पड़ेगा, नेम और सब कुछ। और चलान इंफॉर्मेशन जब मैं पे कर दूंगा तो ये बैंक हमें जनरेट करके देगा। ठीक है, तो बैंक हमें जनरेट करके क्या क्या देगा? नेम ऑफ द बैंक, ये बीआरएन नंबर क्या होता है? ये बैंक का नंबर होता है, बैंक का ब्रांच कोड होता है एक तरह से कि किस ब्रांच से आपने पेमेंट की। एक्सिस बैंक के 5000 ब्रांचेज हैं, ये मैं आपको बैक में पढ़ा चुका हूं फाउंडेशन के अंदर। 5000 ब्रांचेज में से किस ब्रांच ने पेमेंट की, ये इसमें लिखा होगा। सिन नंबर है चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट, आपको खुद समझ आ रहा होगा कि एक मैं चलान देखकर, अच्छा एक बात बताओ, ये चलान है क्यों? बेटा ध्यान से समझना। हमारा जो मान सकते हो आपकी जो अपना अमेजोन की पेमेंट करते हो, आप गूगल से पेमेंट करते हो, रिचार्ज कराते हो, तो उन सब का कोई रिसीट जनरेट होती है ना? होती है सर। तो जो रिसीट जनरेट होती है वो आपका सबूत होती है। आपने क्या किया, अखबार वाला आया आपके घर पे, आपने उसको 100 रुपए दे दिए और उसने अखबार का बिल दिया। अगले महीने फिर आ गया, अगले महीने कहता है लाओ अखबार का बिल लाओ। आपने कहा तूने यार पिछले महीने तो लिए थे, कहता पिछले महीने तो मैं आया ही नहीं था। तो आप कहोगे रुक मैं अभी तेरे को बिल दिखाता हूं, आप बिल दिखा दोगे, तो एक सबूत है। सिमिलरली क्या होगा कि आप जीएसटी भर रहे हो और आपको कोई सबूत है नहीं आपके पास, तो 2-3 महीने बाद ऑफिसर आया, ऑफिसर कहता है लाओ भाई लाओ लाओ जीएसटी लाओ। आप कहोगे यार जीएसटी तो मैंने भर दिया, तो वो कहेगा सबूत दिखाओ। तो आपके पास सबूत क्या होगा? ये चालान। इस चालान में सारी डेट लिखी हुई है कि आपने किस बैंक से, किस ब्रांच से भरा। ये ब्रांच इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट का अकाउंट होता है, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से। गवर्नमेंट का अकाउंट होता है हर बैंक की ब्रांच में, जितने भी ऑथराइज बैंक हैं। गवर्नमेंट के मान लो 20 ऑथराइज बैंक हैं, एक्सिस, एचडीएफसी, ये सारे 20 ऑथराइज बैंक हैं। उन सब की कुछ ब्रांचेस जो ऑथराइज होंगी उनमें गवर्नमेंट का अकाउंट है, और गवर्नमेंट का अकाउंट है तो सीधा पैसे उस अकाउंट में जाते हैं। तो यानी कि एक्सिस बैंक की हो सकता है कि एक गवर्नमेंट ने एक मेन ब्रांच सेलेक्ट कर रखी हो, एक्सिस बैंक से पूछा जाएगा कि यार आपकी कौन सी मेन ब्रांच है जहां सारे घूम फिर के पैसे वहीं पर आएंगे। तो एक मेन ब्रांच सेलेक्ट कर रखी होगी एक्सिस बैंक की, एचडीएफसी की। आप किसी भी बैंक से, आप किसी भी ब्रांच से पेमेंट कर सकते हो एक्सिस बैंक की, लेकिन घूम फिर के पैसा कहां चला जाएगा? वो उस मेन ब्रांच में चला जाएगा। ठीक है, खैर इसके बारे में और बातें समझा दूंगा मैं कि मैं क्या बोल रहा हूं। तो कुल मिला के बात इतनी है कि एक तरह से ये कोड हो गया, फिर एक सिन नंबर हो गया, चलान आइडेंटिफिकेशन नंबर। एक ऊपर था, ऊपर जो नंबर था वो था सी पिन। सी पिन तो था जो जीएसटी की वेबसाइट से जनरेट हुआ था, और सिन नंबर जो है वो कौन प्रोवाइड करेगा? बैंक प्रोवाइड करेगा। क्योंकि आप देख सकते हो पेड चलान इंफॉर्मेशन,
जब चालान पे हो जाएगा तो बैंक जो है ये सीन नंबर जनरेट करेगा, चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि ये नंबर होगा बैंक प्रोवाइड करेगा, वो कहेगा कि चालान पे हो चुका है। तो ये सीन नंबर क्या होगा, ये सीन नंबर होगा सीपी नंबर जो 14 डिजिट का था प्लस के बैंक अपनी 3 डिजिट और ऐड कर देगा, तो टोटल ये 17 डिजिट का नंबर होगा। 17 डिजिट का ये चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है। जो सीपिन था वो भी चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बट वो है अपना सीबीआईसी की तरफ से, जीएसटी की डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये चालान नंबर है, उसमें 3 डिजिट और ऐड कर देगा बैंक, तो पता लग जाएगा कि हाँ बैंक से पेमेंट हो चुकी है। ये आपका 17 डिजिट हो गया पेमेंट। बैंक का अक्नोलेजमेंट हो जाएगा कि हाँ कि चेक और डीडी के लिए चेक नंबर वगैरह आ जाएगा और पेमेंट की डेट आ जाएगी कब पेमेंट हुई। तो वापस चलते हैं हमारा यहाँ पर जीएसटी की वेबसाइट पे, और ये हमने कर लिया था, चालान जनरेट कर लिया था। अब लास्ट चीज आपको दिखानी है कि हमारा जो चालान जनरेट किया है वो अगर मैं आपको, अब लास्ट जो था हमारा एनईएफटी आरटीजीएस के थ्रू करके दिखाऊं तो क्या होगा। तो यहां पर रिमिटिंग बैंक यानी कि कौन से बैंक से आप पेमेंट कर रहे हो, तो ये रिमिटिंग बैंक आपके इतने सारे बैंक हैं, मेरा तो भाई एक ही बैंक है एक्सिस बैंक। उसमें देखते हैं एक्सिस बैंक में वैसे तो एयरटेल पेमेंट बैंक भी आ गया, कमाल की बात है, यानी कि एयरटेल पेमेंट बैंक से भी आप पेमेंट कर सकते हो, कमाल की बात है यार। बहुत सारे बैंक है, बैंक ही बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक भी है, ऑस्ट्रेलियन बैंक भी है, ओ माय गॉड। तो ये हो गया आपका एक्सिस बैंक मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब ये जनरेट क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने अमाउंट नहीं भरी है, तो अमाउंट भर देता हूं 100 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए, मात्र 100 रुपए। अब जनरेट चालान हो जाएगा। तो ये चालान जनरेट हो चुका है। इसमें एक्सिस बैंक बेनिफिशियरी नेम यानी कि किसको पैसा पे कर रहे हो। आपने कभी आरटीजीएस एनईएफटी कराई होगी, तो उसमें आपको जब बैंक में जाते हो तो आपको लिखना पड़ता है किसके अकाउंट में पैसे डाल रहे हो। तो हम जीएसटी के अकाउंट में पैसे डाल रहे हैं। जीएसटी का अकाउंट नंबर नोट कर लो, ये गवर्नमेंट का अकाउंट नंबर है, अगर आपको पैसे डालने हो तो डाल सकते हो। 100 रुपया डाल रहा हूं। आईएफएससी कोड आप पढ़ते होगे, आईएफएससी कोड जब भी आरटीजीएस कराना होता है आईएफएससी कोड होता है, आरबीआई द्वारा जनरेट किया गया आईएफएससी कोड है। आपने आईएफएससी कोड देखे होंगे, तो ये बैंक के कोड होते हैं और ब्रांच के कोड होते हैं स्पेसिफिक। मान लो मेरा जो अकाउंट है वो हिसार ब्रांच के अंदर है, तो उसका अलग कोड होगा, दिल्ली ब्रांच का अलग, हिसार में अगर 4 ब्रांच है तो चारों का अलग अलग कोड होगा आईएफएससी। तो ये हेल्प करते हैं बैंक्स को पेमेंट प्रॉपर अकाउंट में डालने के लिए। तो ये जो आईएफएससी कोड है ये आरबीआई का है। इसका मतलब यहां इकोनॉमिक्स बीच में डाला हूं कि गवर्नमेंट का बैंक कौन हो गया, आरबीआई। तो ये सीधा आरबीआई के अकाउंट में जाएंगे, आरबीआई का आईएफएससी कोड है। तो बैंक जो अपना गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जीएसटी के सारे पैसे कहां जाएंगे, आरबीआई के पास, क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक कौन है, आरबीआई। तो खैर ये सारी बातें हमारी हो गई। तो अब मैं इसको डाउनलोड करके बैंक में जाके अपना जो है वो क्या कर सकता हूं, पेमेंट कर सकता हूं। इसके अलावा आप अपना जो है, आपके पास मोबाइल ऐप भी होती है आजकल एक्सिस बैंक की, जैसे मेरे पास मोबाइल ऐप है, उसके अंदर मैं बेनिफिशियरी ऐड करके, और जो लोग यूज करते हैं उसको पता होगा कि वहां से भी मैं पेमेंट कर सकता हूं। और जैसे ही पेमेंट करूंगा कैश लेजर के अंदर वो पैसा ऐड हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरा ये कंप्लीट जो प्रैक्टिकल था वो सारा मैंने सिखा दिया है आपको। और मैं देख लेता हूं सर्विसेज में कुछ पड़ा है तो हाँ, एक इसमें सर्विसेज में आपको और चीज मिलेगी, वो है ग्रीवियंस अगेंस्ट पेमेंट। ये क्या चीज है, ये मेरे सिलेबस में है। मान लो मैंने अभी पेमेंट की, ये लो मैं मान लो पेमेंट करता हूं, पेमेंट कर दी, और क्या होता है कि यहां पर पेमेंट मेरे अकाउंट से कट गई लेकिन कैश लेजर में अपडेट नहीं हुई, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये कहते हैं कि आप हमें ग्रीवियंस करो कि पेमेंट जो है वहां रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है, या कोई भी रीजन हो सकता है कि पेमेंट या तो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है या फिर आपके अकाउंट से कट गई लेकिन गवर्नमेंट के अकाउंट में नहीं आई, तो फिर आप इनको कंप्लेंट कर सकते हो और फिर ये आपको उसका कोई ना कोई इलाज करके देंगे। HSN कोड क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे। रिफंड भी आप करवा सकते हो, मैंने आपको कल बताया था।
कल मैंने आपको बताया था रिफंड करा सकते हैं। रिफंड क्या चीज होती है? मैंने कहा था कि अगर आपने ज्यादा पैसा जमा करा दिया है आपके कैश लेजर में तो उसका रिफंड करा सकते हो। उसके लिए यहां एप्लीकेशन डालनी है इस रिफंड के अंदर आके, ठीक है। अब चलते हैं, एक पॉइंट और है, ई वे बिल। आज मैं सारा जीएसटी का प्रैक्टिकल आपको करवा दिया, तो प्लीज आप बने रहें। क्या लिखा हुआ है? ई वे बिल। ई वे बिल क्या चीज है मैंने अभी नहीं समझाया है बिल्कुल भी, तो बस इतना आपको समझाना था कि ई वे बिल नई फैसिलिटी है और वो अभी तक ठीक से चलने नहीं लगी है। हाँ, कुछ जगह सही चल रही है, तो वो इस वेबसाइट पे नहीं होती। इस वेबसाइट का मतलब, ये कौन सी वेबसाइट है? ये वेबसाइट है आपकी gst.gov.in, उस पे नहीं होती। उसके लिए अलग से पोर्टल दिया हुआ है। अगर हम देखें तो ये आपका अलग से पोर्टल दिया हुआ है। जैसे पोर्टल ओपन होता है मैं आपको दिखाता हूं, ये वर्क नहीं कर रहा, यही इशू आता है। तो ये एक अलग पोर्टल पे होता है। तो जब मैं ई वे बिल का चैप्टर कराऊंगा तो फिर आपको फिर से कहूंगा कि हाँ, उसी पोर्टल पे जाकर आपको ई वे बिल जनरेट करना होता है। एक नई फैसिलिटी भी आई है, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस के लिए भी इन्होंने एक अलग से जो है वो वेबसाइट बनाई है, ई इनवॉइस। ई इनवॉइस क्या चीज है? मैंने आपको बताया था कि जो भी बंदा क्या करता है, सप्लाई करता है, उसको जीएसटी नंबर है जिसके पास, उसको टैक्स इनवॉइस जनरेट करना पड़ता है। तो टैक्स इनवॉइस एक तो आप क्या बनाओ, मैंने कल आपको एप्पल का इनवॉइस दिखाया था, उस तरह से इनवॉइस बनाओ। दूसरा आप क्या कर सकते हो, यहां पर इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस बना सकते हो। उसके क्या रूल्स हैं, क्या सिस्टम है, वो हम सीखेंगे इनवॉइस के चैप्टर में, और जितना आपके सिलेबस में होगा वो बताऊंगा मैं। और यहीं पर हम जो है लॉगिन करके, आपको लॉगिन आईडी वगैरह डाल के इधर बनाना पड़ेगा ई इनवॉइस, ठीक है। और ई वे बिल वाला भी काम नहीं कर रहा, वहां पर भी सेम यही सिस्टम है कि आपको अलग से लॉगिन आईडी वगैरह डालकर लॉगिन करना पड़ेगा। ये ई वे बिल आ गया। यहां पर भी सेम वही सिस्टम है, अलग से आपको लॉगिन करके अपना ई वे बिल यहां पर जनरेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे तो इसका भी मैं एक डेमो और एक इस तरह से कोई एक लेक्चर आपके लिए अलग से रिकॉर्ड कर दूंगा ई वे बिल और ई इनवॉइस का, लेकिन वो अभी नहीं होगा, वो जब जीएसटी एंड होगा या उस टाइम के आसपास होगा, क्योंकि अभी आपको नीड नहीं है। अभी हम जो भी कर रहे हैं उसका मैं आपको साथ साथ प्रैक्टिकल जो है आपको शो कर रहा हूं। तो मिलेंगे आपसे मेन क्लास में। बाय बाय।